हेलो दोस्तों, आप सभी को मगध क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र और इसके अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक अधिगम आपके बीच स्टार्ट करने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, इस टॉपिक से आपके सीटेट, बीटेट, रेट, DSSS इत्यादि एग्जामों में यहां से आपके 100% प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इस अधिगम की शुरुआत करते हैं और इसे आप काफी जुझारू तरीके से अध्ययन करेंगे और इसे पढ़ने के बाद अधिगम से आपके प्रश्न बिल्कुल नहीं छूटेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक अधिगम की कक्षा को। आइए यहां पे आप लोग अधिगम को स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा लेक्चर 1 है, आप इसे ध्यान से देखेंगे। अधिगम, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहां पे अधिगम लिखा हुआ है और अधिगम के बारे में आप लोग जानेंगे कि अधिगम क्या है। यदि हम अधिगम को अंग्रेजी में रूपांतरण कर लें तो इसे हम लोग पढ़ते हैं लर्निंग। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं लर्निंग एक अंग्रेजी रूपांतरण अधिगम का हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे अधिगम को कितने रूपों में आप लोग जानेंगे। तो यदि हम लोग इसकी विस्तार से चर्चा करें तो अधिगम को 2 रूपों में जानेंगे। एक होता है आपका संकीर्ण अर्थ और एक होता है व्यापक अर्थ। तो आइए जानते हैं हम लोग अधिगम का अर्थ। तो अधिगम का अर्थ जानेंगे तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे संकीर्ण अर्थ का। संकीर्ण अर्थ और दूसरा है आपका व्यापक अर्थ। अब यहां पे यानी आप लोग क्या जाने कि अधिगम को 2 रूपों में जानेंगे, एक संकीर्ण अर्थ और एक क्या व्यापक अर्थ। अब हम लोग यहां पे बारी बारी से चर्चा करेंगे कि संकीर्ण अर्थ क्या होता है और व्यापक अर्थ क्या होता है। संकीर्ण को आप समान कह सकते हैं और व्यापक को आप विस्तार कह सकते हैं। तो आइए अब हम लोग जानेंगे कि इसका संकीर्ण अर्थ क्या होता है। यानी यहां पे हम लोग चर्चा करेंगे संकीर्ण अर्थ का। तो संकीर्ण अर्थ का चर्चा करेंगे तो संकीर्ण अर्थ, जैसा कि आप लोग देखें कि अधिगम का अंग्रेजी रूपांतरण लर्निंग है और लर्निंग मतलब होता है सीखना। तो यहां पे भी आपका अधिगम का संकीर्ण अर्थ होगा सीखना, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। यानी अधिगम का संकीर्ण अर्थ क्या हो गया, सीखना। अब हम लोग यहां पे चर्चा करेंगे व्यापक अर्थ का। व्यापक अर्थ को आप लोग विस्तारित अर्थ भी कह सकते हैं या इसे विस्तार में भी आप कह सकते हैं। तो अधिगम का व्यापक अर्थ क्या होता है इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। आप लोग बिल्कुल बने रहेंगे हमारे मगध क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे और ध्यान से देखें, आपको काफी समझ में आएगा और यहां से आपके प्रश्न बिल्कुल नहीं छूटेंगे विद्यार्थियों। तो व्यापक अर्थ की हम चर्चा करें तो व्यापक अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन। जी बिल्कुल, यदि आपके व्यवहार में अपेक्षाकृत परिवर्तन आते हैं तो ये आपके क्या है, अधिगम। यानी व्यवहार में अपेक्षाकृत, यानी आप एक अध्यापक के तौर पे जब आप स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाएंगे तो आप यह उम्मीद लगा के जाएंगे कि मैं जैसा चाहूंगा वैसा इस बालक में परिवर्तन ला सकता हूं। यही परिवर्तन है आपका अपेक्षाकृत। यानी कहने का अर्थ क्या है कि व्यापक अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। यानी अधिगम को 2 रूपों में आप लोगों ने देखा, एक संकीर्ण अर्थ जिसका अर्थ होता है सीखना और दूसरा आप लोगों ने देखा व्यापक अर्थ जिसका अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन। अब यहां पे आप लोग देखेंगे कि व्यवहार में परिवर्तन जो होते हैं वो 2 रूपों में होते हैं, एक अस्थायी परिवर्तन और दूसरा होता है आपका अस्थायी परिवर्तन। तो आइए हम लोग जानते हैं व्यवहार में परिवर्तन कितने रूपों में होता है। तो यहां पे आप लोग देखेंगे तो व्यवहार में परिवर्तन पहला जो होता है वो आपका अस्थायी परिवर्तन होता है और दूसरा परिवर्तन जो होता है वो आपका होता है अस्थायी परिवर्तन, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। यानी यदि हम व्यापक अर्थ की बात कर रहे थे विद्यार्थियों, तो व्यापक अर्थ हो गया व्यवहार में परिवर्तन या व्यवहार में अपेक्षाकृत परिवर्तन। अब व्यवहार में परिवर्तन आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक अस्थायी परिवर्तन और दूसरा होता है अस्थायी परिवर्तन। अब यहां पे हम लोग जानेंगे कि आखिर व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन किस प्रकार से आएंगे और अस्थायी परिवर्तन किस प्रकार से आएंगे। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं अस्थायी परिवर्तन और अस्थायी परिवर्तन का। आइए अस्थायी परिवर्तन के बारे में जानेंगे।
अब यहां पे आप लोग जानेंगे अस्थायी परिवर्तन के बारे में। जैसा कि आप लोग देखिए अस्थायी परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन होता क्या है। जैसे यदि आपके विद्यालय में बच्चे जब प्रारंभिक स्तर के होते हैं और पहली पहली बार आपके विद्यालय में बच्चे आते हैं, तो एक अध्यापक के तौर पे सबसे पहले आप बच्चों को क्या कराएंगे, अभ्यास। सबसे पहले बच्चों को आप क्या कराएंगे, अभ्यास। क्या कराएंगे, अभ्यास। जैसा कि देख रहे हैं अस्थायी परिवर्तन आपका क्या हो गया, अभ्यास। अभ्यास क्या होता है कि अभ्यास करने से मूर्ख आदमी भी विद्वान हो जाता है। जैसा कि आप लोग बचपन में एक पढ़े थे कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात शिल्प परत निशान। यानी कहने का अर्थ क्या है कि आप जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आपका बुद्धि जो होगा वो निपुण होगा। जैसा कि आप लोग देखें कहावत के माध्यम से कि एक पत्थर पे भी रस्सी बार बार यदि आप दोहराएंगे तो उस पर निशान पड़ जाता है। यानी एक अभ्यास के माध्यम से मूर्ख आदमी भी विद्वान हो जाता है। यानी अभ्यास के द्वारा आप बालक के व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन ला सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे यहां पे दूसरा अस्थायी परिवर्तन में, जब आप बार बार अभ्यास करेंगे तो अभ्यास से आपको क्या आएगा, अनुभव। अभ्यास से क्या आएगा, अनुभव। देखिए अनुभव क्या है, मैं आपको बतलाता हूं। जैसे कहने का अर्थ है कि एक छोटा बालक है और वह किसी मोमबत्ती को जलते हुए देखा है और देखने के बाद वह काफी ललायित होता है और मोमबत्ती को आग को पकड़ने की इच्छा जाहिर करता है। जैसे ही आग के पास वो उंगली ले जाता है तो उसका हाथ जल जाता है और वह बालक दोबारा वहां पे अभ्यास नहीं करता है, तो उसको वहां पे अनुभव आ जाता है क्या कि यदि हम आग के पास ले जाते हैं तो मुझे दर्द होता है। तो एक क्या हो गया, आपका अनुभव। अनुभव आपको एक स्वयं का अनुभव होता है और एक दूसरों का अनुभव होता है। आप अनुभव दो प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं, एक अपने अनुभव से और एक दूसरों के अनुभव से। यानी अनुभव से भी आप व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन ला सकते हैं। तो आप लोग देखें अनुभव के बारे में, यदि मैं अनुभव की चर्चा करूं तो आप जितना आपका अनुभव अच्छा होगा आप अधिगम उतना ही प्रकार से अच्छा दिशा में करेंगे। अब यहां पे अनुभव के बाद हम लोग बात करते हैं प्रशिक्षण। तीसरा जो होता है प्रशिक्षण, प्रशिक्षण को इंग्लिश में कहते हैं ट्रेनिंग। यदि कोई बालक को प्रशिक्षण देंगे तो उसके व्यवहार में आप जैसा चाहेंगे वैसा परिवर्तन होगा। यानी बालक के व्यवहार में आप अपेक्षाकृत परिवर्तन लाएंगे, किसके द्वारा, प्रशिक्षण के माध्यम से। यहां पर देख रहे हैं आप लोग प्रशिक्षण, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रशिक्षण के बारे में, प्रशिक्षण को ट्रेनिंग बोलते हैं। यानी ट्रेनिंग के माध्यम से बच्चे में आप अस्थायी परिवर्तन ला सकते हैं। आइए अब हम लोग जानेंगे अस्थायी परिवर्तन क्या क्या है। यानी अस्थायी परिवर्तन से बालक के व्यवहार में आप परिवर्तन ला सकते हैं और अस्थायी परिवर्तन से व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन ला सकते हैं क्या। अब यहां पे आपको विचार करना होगा कि बालक के व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन आप लोग देख लिए, अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण। अब यहां पे क्या है, अस्थायी परिवर्तन। अब आप लोग जानेंगे अस्थायी परिवर्तन के बारे में। अस्थायी परिवर्तन क्या हुआ कि जो कुछ समय पश्चात रुक जाए वो आपका अस्थायी परिवर्तन हो गया। जैसे आप लोग वृद्धि का नाम सुने, वृद्धि क्या होता है, अस्थायी परिवर्तन है। किसी भी व्यक्ति में यदि वृद्धि होता है ना तो उसका क्रम नियत नहीं होता है, वो निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता है। वृद्धि का क्रम में बात कर रहा हूं, है ना। यानी कोई भी समान उम्र का बालक भी उसका क्रम जो होता है ना वो अनिश्चित होता है, जिसको आप लोग क्या कर सकते हैं, अस्थायी कर सकते हैं। तो यहां पे अस्थायी परिवर्तन क्या क्या है जानते हैं। तो अस्थायी परिवर्तन की यदि हम बात करें तो सबसे पहली बात, यदि आप मान लीजिए बीमार पड़ जाते हैं तो आपका व्यवहार बदल जाता है। व्यवहार बदल जाता है, आप बच्चा जैसा हरकत करने लगते हैं। लोग कहते हैं बच्चा बन गया है, थोड़ा सा बीमार क्या हुआ, इस प्रकार से बिहेव करने लगा। हमारी बात को समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको बीमारी से जब घबरा जाते हैं तो आपका व्यवहार बदल जाता है और वह कैसा परिवर्तन होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है। तो आपको बीमारी से आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। जैसा कि आप लोग देखें, यानी बीमार व्यक्ति का जो व्यवहार होता है ना वो स्वस्थ व्यक्ति की अपेक्षा क्या होता है, बदल जाता है। तो बीमारी से आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरा जो आपके अस्थायी परिवर्तन है, ये है आपके परिपक्वता। परिपक्वता क्या होती है कि आते आते आती है, यानी उम्र की दहलीज पे आती है। यानी कोई भी मैच्योर व्यक्ति जो होता है वो आपका मैच्योरिटी किशोरा अवस्था में ऐसे कहा गया आ जाती है।
लेकिन कुछ उम्र के दहलीज में भी आते हैं। और परिपक्वता ऐसा माना गया है लोगों को एक जीवन भर ये चलते रहता है, यानी उम्र के दहलीज पर विशेष मोड़ पे परिपक्वता जो होता है वो आपको प्राप्त होते रहता है। अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद थकान। जब आप थकते हैं तो आपका व्यवहार क्या होता है, बदल जाता है। यानी कहने का अर्थ क्या है कि जब भी आप थकते हैं तो आपको तनाव आ जाता है, और तनाव से व्यक्ति का व्यवहार क्या होता है, बदल जाता है। तनाव क्या होता है कि व्यक्ति जिस संतुलित स्थिति में रहता है उस व्यक्ति का संतुलित अवस्था बिगड़ जाता है, उसी को आप लोग क्या कहते हैं, तनाव। और तनाव से व्यवहार में परिवर्तन कैसा है, अस्थायी परिवर्तन है। इसके बाद हमने चर्चा किया आपको क्या, थकान के बारे में। थकान के बारे में मैंने चर्चा किया। थकान, यदि आप थकते हैं तो आपका व्यवहार बदल जाता है, और थकान भी आपका क्या हो गया, अस्थायी परिवर्तन हो गया। यानी थकते के साथ ही आपका व्यवहार बदल जाता है, तो पूरी तरह से अस्थायी नहीं होता है, ये आपका कैसा परिवर्तन है, अस्थायी परिवर्तन है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पदार्थ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मादक पदार्थ, कोई भी व्यक्ति यदि नशा कर लेता है ना तो उसको रात में दिन नजर आता है, और ना कहा जाता है कि वो अंग्रेजी शब्दों का ज्यादा उपयोग करने लगता है, और नशा उतरता है तो हिंदी बोलने लगता है। यानी व्यवहार में परिवर्तन होता है मादक पदार्थों से ही, और एक ऐसा परिवर्तन है अस्थायी परिवर्तन है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे संवेग का। संवेग क्या होता है, भय, डर, क्रोध, ऐसा ये सब संवेग है। और संवेग से क्या होता है ना कि व्यक्ति के व्यवहार में क्या आते हैं, परिवर्तन होते हैं। जैसे कि संवेग की हम लोग बात करें तो संवेग क्या है आपका बताइए, क्रोध संवेग है आपका, भूख संवेग है आपका, डर संवेग है, ये सारे संवेग है। और संवेग से भी आपके व्यवहार में कैसा परिवर्तन होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है। अब यहां पे हम लोग बात करते हैं संवेग के बाद यदि हम लोग बात करें तो मूल प्रवृत्तियां। मूल प्रवृत्तियां, प्रत्येक संवेग जो होता है ना वो आपके मूल प्रवृत्तियां से जुड़ा हुआ रहता है। मूल प्रवृत्तियां जो होता है ना वो जन्मजात होता है। जिसे कहने का अर्थ है कि किसी बालक को क्रोध आया, वो आपको मारा एक थप्पड़, तो थप्पड़ मारना क्या उसका मूल प्रवृत्तियां हैं। यदि आप कहीं जा रहे हैं, रात के अंधेरे में 12 बज रहा हो और आपको भय लगने लगा, तो वहां से प्लान करेंगे, तो प्लान कर रहे हो आपका क्या, मूल प्रवृत्तियां हैं। यानी प्रत्येक मूल प्रवृत्तियां जो होता है ना वो संवेग से जुड़ा हुआ रहता है, या तो कह सकते हैं कि प्रत्येक संवेग जो होता है वो मूल प्रवृत्तियां से क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। और प्रवृत्तियां के बारे में सबसे विस्तार तरीके से जो बताए हैं मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियां के बारे में 14 बतलाया कि मूल प्रवृत्तियां 14 हैं, जिसका अध्ययन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जैसा कि आप लोगों को मैंने बतलाया कि व्यवहार में एक अस्थायी परिवर्तन होता है और एक अस्थायी परिवर्तन होता है। अब आइए इन दोनों को हम लोग जानते हैं कि अस्थायी और अस्थायी परिवर्तन क्या थे। आप लोगों ने अभी पढ़ा, इसका मैं आपको सारांश दे रहा हूं। व्यवहार में परिवर्तन कैसा, अस्थायी, और दूसरा क्या, अस्थायी परिवर्तन। अब हम लोग यहां पे सबसे पहले चर्चा करेंगे कि अस्थायी परिवर्तन क्या है। अस्थायी परिवर्तन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अस्थायी परिवर्तन मैंने आपको बतलाया अभ्यास, अनुभव और क्या, प्रशिक्षण। यानी ये आपके तीन जो थे ये आपके व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन करते हैं। पहला क्रम क्या है, अभ्यास। अभ्यास क्या होता है, सबसे पहली बात जान लीजिए, मैंने आपको बतला दिया कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवाजात शिल्प परत निशान। अभ्यास तो आप लोग जानते हैं। इसके बाद मैंने दूसरा आपको क्या बतलाया, अनुभव। और तीसरा मैंने बतलाया क्या, प्रशिक्षण। जी बिल्कुल, आप लोग यहां पे देख रहे होंगे अस्थायी परिवर्तन के अंतर्गत 3 आ गए, अभ्यास, अनुभव और क्या, प्रशिक्षण। यहां पे आप लोग बात देखें, अभ्यास। अभ्यास के लिए आप लोग यहां पे क्या यूज करेंगे, अभ्यास। अभ्यास को यहां पे हम लोग ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, ध्यान से देखिएगा। अभ्यास, यहां पे यदि हम बात करते हैं अभ्यास का, तो अभ्यास के लिए यहां पे हम लोग रिप्रेजेंट यदि करते हैं तो ए, और यहां पे अनुभव, और यहां पे क्या, प्रशिक्षण। तो यहां पे एक आप ट्रिक की मदद से याद कर सकते हैं, AAP। AAP आम आदमी पार्टी, दिल्ली में जो सरकार है ना, आम आदमी पार्टी। यहां से ए से क्या हो गया, अभ्यास, ए से क्या हो गया, अनुभव, और पी से क्या हो गया, प्रशिक्षण। यानी व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन आप ला सकते हैं, ये याद करने का ट्रिक है। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन क्या होंगे। तो आप लोग क्या जाने, अभ्यास, अनुभव और क्या, प्रशिक्षण।
अब हम लोग यहां पे चर्चा करते हैं अस्थायी परिवर्तन का। अस्थायी परिवर्तन क्या है? जैसा कि आप लोगों ने जाना, यहां पे अस्थायी परिवर्तन में सबसे पहले आप लोग जाने बीमारी, बीमारी के बाद आप लोगों ने जाना परिपक्वता, परिपक्वता के बाद आप लोगों ने जाना तनाव, तनाव के बाद आप लोग जाने थकान, थकान के बाद मादक पदार्थ, मादक पदार्थ के बाद संवेग, और संवेग के बाद मूल प्रवृत्तियां। तो विद्यार्थियों, आज आपके हैं अस्थायी और अस्थायी परिवर्तन। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट जल्द से ले लें। इसके बाद मैं चर्चा करूंगा नेक्स्ट टॉपिक का। अब यहां पे आप लोग जाने अस्थायी परिवर्तन और अस्थायी परिवर्तन के बारे में। यानी कहने का अर्थ क्या है कि व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन और अस्थायी परिवर्तन। तो यहां पे कुछ बात मैं आपको बता देता हूं। व्यवहार में केवल अस्थायी परिवर्तन अधिगम है, अस्थायी परिवर्तन अधिगम नहीं है। अगली बात, परिपक्वता से संबंध शारीरिक विकास से होता है और अधिगम का संबंध मानसिक विकास से होता है। अब यहां पे आपको मैंने जो बतलाया उस हिसाब से यदि अधिगम को आप लोग परिभाषित करेंगे तो आप इस मुकाम पे पहुंचेंगे कि अधिगम वैसे मानसिक क्रिया है जो अभ्यास, व्यवहार और प्रशिक्षण से व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होता है, और इसी को आप लोग क्या कहते हैं? अधिगम। तो आइए ये सारे बात को आप लोग समझ लीजिए कि परिपक्वता का संबंध शारीरिक विकास से होता है, जबकि अधिगम का संबंध मानसिक विकास से होता है। नोट नंबर 2, व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन अधिगम नहीं है। मैंने आप पहले बोल दिया, आपके प्रश्न पूछे गए हैं, व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन अधिगम है, हाँ, नहीं, आंशिक रूप से सही, आंशिक रूप से गलत। आप सीधे जवाब देंगे नहीं, आंशिक के चक्कर में आपको बिल्कुल नहीं फंसना है। अगली बात, व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन आपके क्या है? अधिगम है, याद रखेंगे। अब यहां पे आप लोग जो पढ़े उसके हिसाब से यहां पे हम आप लोग के लिए अधिगम का परिभाषा बता रहे हैं। अधिगम का परिभाषा क्या है कि अधिगम एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन करता है। जैसा कि आप लोग पढ़े कि अधिगम क्या है? व्यवहार में केवल अस्थायी परिवर्तन है, और अस्थायी परिवर्तन किससे आएगा? अभ्यास से, प्रशिक्षण से और अनुभव से। और यहां पे मैंने डेफिनेशन लिख दिया कि अधिगम ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन करता है। तो ये तो परिभाषाएं हुए मेरे द्वारा दिए गए। अब आइए हम लोग पढ़ेंगे परिभाषाएं कुछ मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिए गए। कुछ मनोवैज्ञानिक आए और उन्होंने अधिगम को परिभाषित किया। इस दौर के मनोवैज्ञानिक हैं क्रो एवं क्रो, वुडवर्थ, क्रोनबेक और स्किनर। आइए इन मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिए गए परिभाषा हम लोग जानते हैं कि मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम का परिभाषा किस प्रकार से दिया। इस दौर में सबसे पहले आपके जो मनोवैज्ञानिक आते हैं वो आपके आते हैं क्रो एवं क्रो। क्रो एवं क्रो के अनुसार जानेंगे। क्रो एवं क्रो जो मनोवैज्ञानिक हैं ये आपके अमेरिका के रहने वाले हैं, और इन्होंने अधिगम के संदर्भ में 3 बात कहा: अधिगम, ज्ञान, अभिवृत्तियों और आदतों का अर्जन है। जैसा कि आप लोग यहां पे देखेंगे, क्रो एवं क्रो के अनुसार इन्होंने अपना परिभाषा दिया कि सीखना, आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का क्या है? अर्जन है। ये परिभाषाएं क्रो एवं क्रो के द्वारा दिए गए हैं, और इन्होंने मुख्य रूप से 3 शब्दों पे जोड़ दिया। सबसे पहला क्या, जो आप लोग देख रहे हैं, सीखना, आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। यानी इसमें 3 शब्द हैं आपके: आदत, ज्ञान और क्या? अभिवृत्ति। अभिवृत्ति मतलब होता है दृष्टिकोण या क्या होता है? नजरिया। यहां पे आप लोग देखिए, ये जो है आपके बहुत कुछ दिन पहले का फोटो है क्रो एवं क्रो का, और ये जो फोटो है आपके 2009 का है। और इनका जो आप लोग यदि जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो आपके 18 जनवरी 1916 में हुआ था। अब इनके हम लोग प्लेस की बात करें कि कौन से स्थान के रहने वाले थे, तो ये रहने वाले थे यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका के। इसके बाद यदि हम लोग बात करें फील्ड्स, कौन से फील्ड से इन्होंने अपना पढ़ाई किया था, तो जेनेटिक्स।
जेनेटिक्स को हिंदी में कहते हैं अनुवांशिकी। इसके बाद हम लोग बात करें डाइट, यानी इनकी मृत्यु कब हो गई, तो इनका जो मृत्यु आपको हुआ जनवरी 4, 2012, यानी इन्होंने 95 साल की अवस्था में इन्हें मृत्यु हो गई। और ये जाते जाते बच्चों के लिए एक बात कह दिए कि 20वीं शताब्दी जो है वो आपके बच्चे की शताब्दी है, यानी 20वीं शताब्दी बच्चे की शताब्दी है। किसने बोला? क्रो एवं क्रो। और क्रो एवं क्रो अधिगम के संदर्भ में क्या बोले कि अधिगम ज्ञान, अभिवृत्तियां और आदतों का क्या है? अर्जन है। अब हम लोग जानेंगे दूसरे मनोवैज्ञानिक के द्वारा, और यहां पे आपके मनोवैज्ञानिक आते हैं वुडवर्थ। वुडवर्थ ने क्या बतलाया कि अधिगम जो है वो आपका विकास का प्रक्रिया है, यानी अधिगम क्या है? विकास का एक प्रक्रिया है। वुडवर्थ ने दो डिफिनेशन बतलाया। दूसरा डिफिनेशन बतलाया नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया है। यानी वुडवर्थ ने आपको दो डिफिनेशन बतलाया क्या कि अधिगम विकास की प्रक्रिया है और नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? अधिगम है। वुडवर्थ का पूरा नाम था एस वुडवर्थ, रॉबर्ट एस वुडवर्थ। और ये भी आपके जो मनोवैज्ञानिक थे, ये आपके अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिनका जन्म 18 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। और इनका जन्म कब हुआ था? यूनाइटेड स्टेट, यानी आप कह सकते हैं अमेरिका। और एक कौन से फील्ड से अपने पढ़ाई पूरा किए थे? कार्यात्मक मनोविज्ञान। और इनका जो मृत्यु है वो आपको 4 जुलाई 1962 में हो गया, अर्थात कहा जाए कि जब इनकी उम्र 92 वर्ष थी तो इनकी मृत्यु हो गए थे। तो देखिए वुडवर्थ ने यहां अधिगम के क्षेत्र में दो परिभाषाएं दी जो आप याद रखेंगे कि अधिगम जो है वो आपका विकास की एक प्रक्रिया है, और दूसरा डिफिनेशन नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से आप लोग जाने वुडवर्थ के बारे में। अब इसके बाद आपके आते हैं जो मनोवैज्ञानिक हैं क्रोनबेक। क्रोनबेक ने क्या बतलाया? क्रोनबेक ने अपना परिभाषा दिया कि अनुभव के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन क्या है? अधिगम है। यानी आपका जो अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन होता है वही आपका क्या है? अधिगम है। अब इनका नाम क्या था? ली जोसेफ क्रोनबेक। इनका जन्म हुआ था 22 अप्रैल 1916 को, और इनका प्लेस जो है यूनाइटेड स्टेट, यानी ये भी आपके अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। और इन्होंने कौन से फील्ड से किया? तो साइकोलॉजी, मनोविज्ञान से अपनी पढ़ाई को पूरा किया। और इनका मृत्यु आपको हो गया 1 अक्टूबर 2001 को, अर्थात इन्होंने 85 वर्ष की अवस्था में मृत्यु को प्राप्त कर लिया। तो विद्यार्थियों ये आपको मैं डिटेल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सीटेट का एग्जाम जो हो गया ऑनलाइन मोड में हो गया है। अब कौन से प्रश्न किस समय कब कैसे आ जाएंगे ये सारी जानकारी आपको उपलब्ध मैं करा रहा हूं, और यदि आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं से भी अधिगम का टॉपिक नहीं छूटेगा। तो आप लोग एक नजर फिर से देख लीजिए। क्रोनबेक ने क्या बतलाया कि अनुभव के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, और एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। बस इतना याद रखेंगे। डेट और मृत्यु बहुत कम बार पूछा जाता है, लेकिन मैं टोटल सम्मिलित कर दिया हूं ताकि आपके मस्तिष्क के कोष में कहीं न कहीं फिट हो जाए। अब हम लोग यहां पे बात करेंगे अगले मनोवैज्ञानिक, और वो आपके मनोवैज्ञानिक है गिलफोर्ड। गिलफोर्ड ने क्या बतलाया? गिलफोर्ड ने बतलाया कि जैसा आपका व्यवहार रहेगा, यदि हमारा व्यवहार अच्छा है तो हमारे सामने जो अगला बंदा होगा उसका भी व्यवहार बदल जाएगा। यानी व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में यदि कोई परिवर्तन आता है तो आपका क्या है? अधिगम है। यानी व्यवहार में यदि कोई परिवर्तन आएगा तो आपका क्या है? अधिगम है। यदि हम लोग गिलफोर्ड की बात करें तो गिलफोर्ड का नाम था जेफी गिलफोर्ड, और इनका जन्म जो हुआ था आपको 7 मार्च 1897 को हुआ था, और ये रहने वाले थे यूनाइटेड स्टेट, यानी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। और इन्होंने अपने साइकोलॉजी से अपना अध्ययन जारी रखा था, और इनकी जो मृत्यु है 26 नवंबर 1987 को हो गई, अर्थात इनका जीवन काल 90 वर्षों का रहा। और इस 90 वर्षों में मनोविज्ञान को महत्वपूर्ण दिए कि व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन व्यवहार के द्वारा होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अधिगम। तो ये तो मनोवैज्ञानिक के द्वारा परिभाषा हुआ। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अगले मनोवैज्ञानिक,
और उस मनोवैज्ञानिक का नाम है स्किनर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं B.F. स्किनर। स्किनर ने क्या बोला? स्किनर ने बोला व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया आपका क्या है? अधिगम है। व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया क्या है? अधिगम है। अब आइए हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि स्किनर देखने में कैसा लगते थे। बहुत सी विद्यार्थियों को इंटरेस्ट होता है कि देखने में कैसा लगते थे। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको फोटो डाल दिया हूं और ये आपके स्किनर है और ये स्किनर का पूरा नाम फ्रेडरिक स्किनर था और इनका जो आपको जन्म हुआ वो आपको मैं बतला रहा हूं 20 मार्च 1904 को हुआ और ये रहने वाले थे आपके यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के। और इसके बाद इनका जो फील्ड था साइकोलॉजी था, मनोविज्ञान था और इनका जो मृत्यु है आपके 18 अगस्त 1990 को हो गया। अर्थात 85 वर्षों तक मनोविज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने सेवा दिया और उसी का एक परिणाम है कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। तो ये तो आप लोग परिभाषाएं पढ़े मनोवैज्ञानिक के द्वारा। अब हम लोग यहां पे चर्चा करेंगे अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की विशेषताएं क्या है? जैसा कि देखिए आप लोग इतने टॉपिक पढ़े, कुछ परिभाषाएं आपको मैंने दिया, कुछ परिभाषाएं आपको मनोवैज्ञानिक ने दिया। तो विशेषता आप लोग क्या पढ़े कि अधिगम सार्वभौमिक है, मेरे द्वारा भी सीखे और मनोवैज्ञानिक के द्वारा भी सीखे और आपके मोहल्ले में समाज भी होंगे, आपके माता पिता भी होंगे, अध्यापक भी होंगे। तो अधिगम सार्वभौमिक है, कहीं से भी प्राप्त किया जा सकता है और अधिगम में तीनों पद शामिल होता है, क्रियात्मक, भावात्मक और एक क्या होता है आप लोग जानते हैं संज्ञानात्मक। एक अधिगम में आपके तीनों पद जो होते हैं ये शामिल होते हैं। इसके बाद यदि हम लोग चर्चा करें तो अधिगम कोई व्यक्ति जल्दी नहीं कर लेता है, अधिगम में समय लगता है। क्यों समय लगता है? क्योंकि अधिगम का क्षेत्र जो है ना काफी विस्तारित है। अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है और इसमें बालक सक्रिय रहकर करता है। अधिगम वातावरण की उपज है। अधिगम किसी वक्त, किसी क्षण, किसी से भी प्राप्त किया जा सकता है। अधिगम की उम्र कभी समाप्त नहीं होता है। अधिगम हमेशा स्वाभाविक होता है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है, बिना उद्देश्य का थोड़ी कोई पढ़ता है। और यदि हम बात करें तो अधिगम में कई विधियां सम्मिलित होते हैं। तो आइए इन विशेषताओं को हम वन बाय वन करके अध्ययन करेंगे। अधिगम की विशेषताएं यहां पे देखिए, अधिगम की विशेषताएं। अधिगम सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक कहने का हमारा मतलब है कि अधिगम कहीं से भी प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा, अधिगम जटिल प्रक्रिया है। बिल्कुल ये आपके जटिल प्रक्रिया है क्योंकि इसमें अधिगम में समय लगता है। समय नहीं लगता तो ये सरल होता, अधिगम में समय लगता है इसलिए जटिल प्रक्रिया है। और इसमें कोई भी बालक अधिगम करेगा तो सक्रिय रहकर करेगा। अगली विशेषता, अधिगम सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है। बिल्कुल बिना उद्देश्य का कोई अधिगम नहीं होता है। इसके बाद हम लोग चर्चा करें, अधिगम जीवन पर्यंत चलता है। जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया अधिगम का कभी उम्र समाप्त नहीं होता है, अधिगम जीवन पर्यंत चलते रहता है। इसके बाद अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। बिल्कुल हम जैसा चाहेंगे अधिगम के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं। तो आप लोग जाने अधिगम की विशेषताएं। अगला विशेषता क्या है? अधिगम से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। बिल्कुल अधिगम से व्यक्ति के सभी पक्षों का विकास होता है, एक पक्षीय नहीं होता है। अधिगम जो होता है ना बहुपक्षीय होता है और अधिगम से बहुत सारे पक्षों का क्या होता है? विकास होता है। यदि हम लोग इसके बाद नेक्स्ट विशेषता की चर्चा करें तो आपका विशेषता है अधिगम वातावरण की उपज है। बिल्कुल अधिगम वातावरण की उपज है यानी अधिगम आपका एक खोज करना है। अधिगम एक क्रियात्मक प्रक्रिया है। बिल्कुल अधिगम व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन आप लोग अभी ने पढ़ा यहाँ पे। अधिगम एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बिल्कुल ये स्वाभाविक प्रक्रिया सब कोई पढ़ सकता है। इसके बाद आप लोग क्या जाने, अधिगम से बुद्धि का क्या होता है? विकास होता है। बिल्कुल जितना आप पढ़ेंगे अधिगम से आपकी बुद्धि का क्या होगा? विकास होगा। अधिगम अनुभवों का संगठन है। बिल्कुल आप जितना पढ़ेंगे उतना आपको अनुभव होगा और जितना अनुभव आपका प्रबल होगा उतना ही आप अधिगम ज्यादा करेंगे। इसके बाद अधिगम एक खोज करना मैंने आपको पहले बताया। अब यदि विशेषताएं में हम लोग बात करें तो अधिगम में कई प्रकार की विधियां सम्मिलित होती है। इसके बाद अधिगम की बहुत सारी विशेषताएं हैं, अनगिनत। यहां पे कुछ विशेषताओं को हम सम्मिलित किए हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और उन्हीं विशेषताओं को यहां पे मैं बतला रहा हूं। नेक्स्ट,
व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया अधिगम है। बिल्कुल, यदि आपके व्यवहार में लगातार निरंतर परिवर्तन आ रहे हैं तो आपकी अधिगम है। यदि हम लोग अगली बात करें तो अधिगम की गति प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न होता है। बिल्कुल, अधिगम प्रत्येक व्यक्ति का गति जो होता है भिन्न भिन्न होता है। प्रत्येक व्यक्ति समान गति से अधिगम नहीं कर सकता है, आपको पता है। यानी व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर अधिगम की गति क्या होती है, भिन्न भिन्न होता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग गति से सीखता है। अगली बात, अधिगम में परिवार, साथी, अध्यापक, माता पिता, सहपाठी सबकी भूमिका होती है। बिल्कुल सही बात है। अगली विशेषता, अधिगम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। अधिगम की उम्र कभी समाप्त नहीं होता है। अधिगम में वंशानुक्रम का कम और वातावरण का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित कौन करता है, तो आप जवाब देंगे क्या, वातावरण। नाम मात्र कौन प्रभावित करता है, वंशानुक्रम। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मेरा बेटा है तो डॉक्टर बन गया। नहीं, डॉक्टर वाला उसको परवरिश मिला, उसको वातावरण ज्यादा मिला। इसलिए हम यहां पे कह सकते हैं कि अधिगम में वंशानुक्रम की कम और वातावरण की ज्यादा भूमिका होती है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे अधिगम की प्रक्रियाएं। अधिगम की प्रक्रियाएं क्या है, इसको आप लोग जानेंगे कि अधिगम की प्रक्रियाएं क्या है। अधिगम की प्रक्रियाएं जैसे देखिए, आप अधिगम करने के लिए हमारे पास या हमारे YouTube चैनल पे यदि आप अधिगम कर रहे हैं तो क्या है, आपको आवश्यकता है तभी ना आप अधिगम कर रहे हैं। आवश्यकता नहीं होता, आप हमारे इस वीडियो को क्या करते हैं, पुश करके आगे बढ़ जाते हैं, दूसरे कुछ देखते जो आपको आवश्यकता था। यानी आवश्यकता, प्रत्येक आवश्यकता जो होता है ना, वो आपके अभिप्रेरणा को जन्म देता है। यानी व्यक्ति आवश्यकता जो होता है अभिप्रेरित होता है। यानी पहले आपका प्रक्रिया है वो आपका आवश्यकता है, जो अभिप्रेरणा है ना। अब इसके बाद हम लोग बात करें, यदि आपको आवश्यकता है तो आप क्या करेंगे, बहु अनुक्रियाएं करेंगे। और जब आप बहु अनुक्रियाएं करेंगे तो आपको बहु अनुक्रिया करने के बाद यदि अच्छा करेंगे तो मैं आपको पुनर्बलन दूंगा, यदि गलत करेंगे तो नकारात्मक देंगे, सही करेंगे तो सकारात्मक देंगे। इसके बाद आपका अधिगम की स्थिति पैदा होगा और आप अधिगम को कर पाएंगे। तो आइए इन्हें हम अच्छी तरह से देखते हैं। अधिगम की प्रक्रिया में सबसे पहले आपका क्या है, प्रेरणा, जिसको आप आवश्यकता भी बोल सकते हैं। बहु अनुक्रियाएं, इसके बाद मैंने बोला पुनर्बलन, इसके बाद अभ्यास। जी, पुनर्बलन यदि हम देंगे, अच्छा कर रहे हैं तो बच्चा अभ्यास ज्यादा करेगा और अभ्यास से निपुणता आती है और अभ्यास करने के बाद क्या आएगा, आपका अधिगम। तो ये आपके हो गए अधिगम की प्रक्रियाएं। अब आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं अधिगम की सोपान, स्टेप ऑफ लर्निंग। अधिगम के कौन कौन से सोपान हैं, अधिगम के कौन कौन से चालक हैं, इन सोपान को हम लोग जानेंगे कि अधिगम के कौन कौन से सोपान हैं। आइए मैं आपको बताता हूं अच्छी तरह से कि अधिगम के सोपान क्या हैं। सोपान और प्रक्रियाएं जो है कुछ इसमें सम्मिलित जो है आपके शब्द हैं। यानी सबसे पहले जो आपका क्या था, आवश्यकता। यानी सोपान यानी स्टेप। जैसे आप अधिगम करेंगे, क्यों, आपको आवश्यकताएं हैं। आपको आवश्यकता किस लिए है, तो आपको लक्ष्य को लेकर, आपका जो लक्ष्य है ना उसी के लिए आपको आवश्यकता है। तो आवश्यकता है या उद्देश्य को पूर्ति करना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को क्यों देख रहे हैं, क्योंकि आपको कठिनाइयां हैं, आपको बाधाएं हैं। तो आप जब बाधाएं को दूर करेंगे तो आपको क्या होना पड़ेगा, तत्पर होना पड़ेगा। जब तत्पर होंगे तो आपको यहां पे क्या चाहिए, अधिगम स्थिति चाहिए। उसके बाद आपको क्या हुआ, अधिगम स्थिति के साथ अंतःक्रिया करना पड़ेगा। जब अंतःक्रिया करेंगे तो मैं आपको पुनर्बलन दूंगा। जब पुनर्बलन देंगे तो आप अनुभवों का संगठन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे और इसके बाद आपका आएगा व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन यानी अधिगम को प्राप्त करेंगे। तो देखिए यहां पे आप लोग अधिगम के सोपान की बात करें तो सबसे पहला आपका सोपान है आवश्यकता या अभिप्रेरणा। याद रखेंगे, इसके क्रम को आप भूलेंगे नहीं, एक क्रम से पूछा गया, बहुत बार क्वेश्चन है और काफी इंटरेस्टेड है। अधिगम के मुख्य सोपान है, अधिगम के मुख्य चालक है, अधिगम का स्वर्ण पथ है और अधिगम का हृदय है। तो आपको कौन है, आपका अभिप्रेरणा या आवश्यकता। याद रखिएगा, अधिगम का मुख्य सोपान है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा ऑप्शन को कभी भी आपको नजाकत नहीं करना है, आपको अभिप्रेरणा को चुनना है। इसके बाद दूसरा मैंने आपको क्या बतलाया, लक्ष्य या उद्देश्य। लक्ष्य क्या होता है, जैसे आप लोग सभी देख रहे हैं कि जब सर का हम इस वीडियो देख लेंगे तो 10 क्वेश्चन में से 10 बनाएंगे। अब किसने सोचा कि चलो देखेंगे तो 10 में से 5 तो बन जाएगा, तो 5 जो बनाने के लिए सोचा ना, वो उद्देश्य हो गया। लक्ष्य का छोटा भाग उद्देश्य होता है, लक्ष्य बड़ा होता है। जैसे सभी को अध्यापक बनना है,
अब हम सोच रहे हैं कि सीटेट का एग्जाम देंगे तो 90 लाएंगे तो पास हो जाएंगे, तो ये हमारा उद्देश्य हो गया। अब हमने टारगेट क्या 120 प्लस लाएंगे तो ये हमारा लक्ष्य हो गया, है ना। यानी आपको आवश्यकता है, आप लक्ष्य को लेकर हमारे पास आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि आपको क्या है, कठिनाइयां हैं और बाधाएं हैं। अब और बाधाएं को दूर करने के लिए आपको तत्पर रहना पड़ेगा, ये आपको सक्रिय रहना पड़ेगा। आज जब आप सक्रिय रहेंगे तो मैं आपको क्या पैदा करूंगा, अधिगम स्थिति वातावरण। यानी आप हमारे पास आएंगे तो हम अपने वातावरण क्रिएट करेंगे और उस वातावरण के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, अंतःक्रिया। अंतःक्रिया यानी अनुकरण करना पड़ेगा। आज जब आप अनुकरण करेंगे तो अच्छा करेंगे तो पुनर्बलन देंगे, और यदि आप गलत करेंगे तो फिर पुनर्बलन देंगे। अच्छा करेंगे तो सकारात्मक देंगे और गलत करेंगे तो नकारात्मक देंगे। यानी सातवां आपका क्या आता है, पुनर्बलन। इसके बाद आपके 8वें नंबर पर आता है अनुभवों का संगठन। यदि आप अच्छा करेंगे तो आपको अनुभव होगा मैंने अच्छा किया, और उसका आप लोग क्या करेंगे, मूल्यांकन। और जिस दिन आप मूल्यांकन कर लेंगे तो आपके व्यवहार में आपके अस्थायी परिवर्तन आएंगे, जिसको आप लोग कहते हैं अधिगम। तो विद्यार्थियों, यहां से आपके प्रश्न पूछेंगे कि अधिगम का मोक्ष सोपान कौन है, तो यहां पे क्रम से आप याद रखेंगे। फर्स्ट, यदि आपके 4 ऑप्शन रहेंगे तो आप फर्स्ट वाला को चूज करेंगे। यदि आपके 5 से लेकर के आपके 7 तक क्वेश्चन ऑप्शन होंगे तो आप 5 नंबर को चूज करेंगे। यानी इसका क्रम जो शुरुआत है वो बड़ा है। तो अधिगम का सोपान का जवाब आप इस प्रकार से देंगे। लेकिन अधिकांश जितने भी आज तक एग्जाम हुए हैं उस एग्जाम में आज तक जो भी प्रश्न आए हैं, आवश्यकता या अभिप्रेरणा, तो आप लोगों ने सीखा कि अधिगम के कौन कौन से सोपान हैं। तो विद्यार्थियों, यदि हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो इसके डिस्कशन बॉक्स में अधिगम से संबंधित कुछ प्रश्नों को हम दे देंगे। आप हमारे उस प्रश्न को जाकर बना लेंगे और आप ये जांच कर पाएंगे कि इस वीडियो को देखने के माध्यम से अधिगम चाहे किसी भी परीक्षा प्रश्न का हो, किसी भी परीक्षा का हो, आपको प्रश्न नहीं छूटेंगे। अब मैं एक बात और बता दूं, एक अधिगम का टॉपिक पढ़ने से आप परीक्षाएं नहीं बल्कि जीवन की अनेक परीक्षाओं को भी आप सफलतापूर्वक प्राप्त कर लेंगे। तो विद्यार्थियों, आज का सेवा आप लोग को यहीं तक होगा। फिर ठीक हम लोग मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। विद्यार्थियों, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। और आपको मगध क्लासेज निरंतर आपको अपने चैनल के माध्यम से अधिगम का संपूर्ण टॉपिक लेकर आएगा, बिल्कुल निःशुल्क। तो आप लोग जुड़े रहें मगध क्लासेज के संग। जय हिंद।